हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स की यूनिट 4 का चैप्टर 1 पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, जो पॉलिटिकल साइंस के थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, उनका एक सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। इसकी 4th यूनिट का चैप्टर 1 हम आज पढ़ने जा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, अभी यूनिट 3 पर मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई है। यूनिट 3 पर भी जल्द ही वीडियो बना दी जाएगी, बट अभी मैं उस टॉपिक पर वीडियो ला रहा हूँ जो टॉपिक मेरे लिए इजी था, जिसका जो कंटेंट है मुझे आसानी से मिल गया है। तो ब्रिटेन के संवैधानिक विकास और राजनीतिक अर्थव्यवस्था को आज के इस वीडियो में हमें पढ़ना है। जो टॉपिक छूट गए हैं उन पर मैं जल्द ही वीडियो ले आऊँगा, बट प्लीज़ आज के इस चैप्टर को पूरी तरह कवर कर लेते हैं। तो आज के इस चैप्टर में हमें ब्रिटेन की संवैधानिक व्यवस्था के बारे में पढ़ना है। हमें पढ़ना है कि ब्रिटेन के संविधान का विकास कैसे हुआ, ब्रिटेन की संविधान की क्या विशेषताएं थी और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था कैसी है। तो ये सारी बातें हमें करनी है, सारी ही बातें हम करेंगे भी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखना ताकि सारे टॉपिक, सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ सकें। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। ग्रेट ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम सांविधानिक राजतंत्र का चिरसम्मत उदाहरण है जो संसदीय शासन प्रणाली पर आधारित है। इसमें सबसे पुराना अलिखित संविधान प्रचलित है। इसकी मुख्य व्यवस्थाएं अलग अलग कानूनों और उन सांविधानिक परिपाटियों या प्रथाओं में निहित हैं जिन्हें यहाँ की सरकारें लगातार मानती चली आ रही हैं। मंत्रिमंडलीय सरकार इस प्रणाली की सबसे प्रमुख विशेषता है और वह एक प्रथा पर आधारित है। राजमुकुट यहाँ राज्य का अध्यक्ष यानी कि हेड ऑफ स्टेट है। प्रधानमंत्री शासन का अध्यक्ष यानी कि हेड ऑफ गवर्नमेंट है। इन दोनों का परस्पर संबंध भी प्रचलित प्रथा पर आधारित है। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे मैं ग्रेट ब्रिटेन बोलूँ, यूनाइटेड किंगडम बोलूँ, आपके लिए बात बराबर है, या ब्रिटेन बोल दूँ सिर्फ, तो आप उसको ब्रिटेन ही या ग्रेट ब्रिटेन मानेंगे। ठीक है यहाँ तक। अब बात करते हैं ब्रिटेन की संवैधानिक व्यवस्था की। तो देखिए, ब्रिटेन में संवैधानिक व्यवस्था नहीं, संवैधानिक राजतंत्र है। मतलब ये कि यहाँ पर राजतंत्र भी है और लोकतंत्र भी है। संविधान भी बहुत ज़्यादा मतलब पावरफुल है और जो राजतंत्र है वो भी है। अब जो ब्रिटेन है वहाँ पर जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो कोई राजा या रानी होती है। मतलब जैसे कि भारत में राष्ट्रपति होता है ना, कि पूरे देश का हेड कौन है, तो राष्ट्रपति है। भले ही राष्ट्रपति नाम मात्र का हेड है, बट है। उसी तरह जैसे भारत में राष्ट्रपति, तो उसी तरह ब्रिटेन में वहाँ की रानी या राजा होते हैं, राष्ट्र प्रमुख। और जो वहाँ के प्रधानमंत्री होते हैं वो लोकतंत्र के माध्यम से, वो सरकार के मतलब सारी चीज़ें उन्हीं के हाथ में होती है। वो सरकार के प्रमुख होते हैं, सरकार वगैरह वही चलाते हैं, प्रधानमंत्री ही, बट वो जनता के द्वारा चुने गए होते हैं। तो आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र मौजूद है, हालांकि राजा की शक्तियाँ नाम मात्र की हैं। अब ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली भी पाई जाती है और अलिखित संविधान है। अब ये अलिखित संविधान क्या है, तो देखिए, ब्रिटेन में ज़्यादातर जो चीज़ें हैं, कानून वगैरह हैं, वो प्रथाओं पर आधारित हैं। प्रथाएं कैसी होती हैं, जैसे कहते हैं ना कि 200 सालों से ये परंपरा चली आ रही है कि हर साल कम से कम एक बार संसद की बैठक होनी चाहिए। तो ये चीज़ परंपरा के बेस पर है। जैसे कि वहाँ पर परंपरा चली आ रही है ब्रिटेन में कि जो मतलब जो प्रमुख व्यक्ति होगा, जो वोट जीतेगा, जिसके पास बहुमत होगा, उस दल के नेता को वहाँ की रानी या राजा प्रधानमंत्री चुनते हैं। तो ये स्पष्ट रूप से अलग से कहीं लिखा नहीं है, ये चीज़ें परंपरा के अकॉर्डिंग वहाँ चलती आ रही हैं। तो इसलिए कहते हैं कि वहाँ का संविधान अलिखित है। ये जो अलिखित संविधान है, इसको अभी मैं और भी डिटेल में आपको पढ़ाऊँगा इसी वीडियो में। बट अभी यहाँ तक आपको काफ़ी बातें, हल्की हल्की बातें समझ में आ गई होंगी। ग्रेट ब्रिटेन के को अभी हमने हल्का हल्का जान लिया, जहाँ पर मंत्रिमंडलीय सरकार एक बहुत बड़ी विशेषता है। मंत्रिमंडलीय सरकार मतलब कि कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, जो सरकार के प्रमुख होते हैं, जिनका देश को चलाने में अहम भूमिका या अहम स्थान होता है।
ऐतिहासिक दृष्टि से यूनाइटेड किंगडम का निर्माण इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड इन 4 हिस्सों के संयोग से हुआ है। देखिए ज़्यादा डिटेल में अब मैं इसमें नहीं जाऊंगा, बट आपको मैं बता देता हूँ कि यूनाइटेड किंगडम में 4 देश आते हैं: इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड, नॉर्थर्न जो आयरलैंड है वो। सिर्फ इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम नहीं है। मतलब जब हम यूनाइटेड किंगडम कहते हैं तो ये 4 देश होते हैं, जब हम सिर्फ इंग्लैंड कहते हैं तो इनमें से एक देश होता है। तो पूरा जो यूनाइटेड किंगडम है, आप उसकी संरचना को समझ पा रहे होंगे कि उसमें 4 देश यूनाइटेड किंगडम में शामिल हैं। अब इसी यूनाइटेड किंगडम को हम लोग ब्रिटेन या ग्रेट ब्रिटेन कह देते हैं। दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं मेन टॉपिक की। जो मेन टॉपिक था वो कह रहा था कि आखिर संवैधानिक विकास ब्रिटेन में कैसे हुआ, ब्रिटेन की संविधान कॉन्स्टिट्यूशन का विकास, डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो हम मेन टॉपिक की अब हम बात करें तो और भी ध्यान से सुनिए। ग्रेट ब्रिटेन में विश्व का सबसे पुराना अलिखित संविधान प्रचलित है, जो कि निरंतर विकास का विषय रहा है। यह संविधान धीरे धीरे पूर्ण राजतंत्र से सांविधानिक राजतंत्र में बदल गया है। इस प्रक्रिया में विशेष रक्तपात भी नहीं हुआ है। यह क्रांतिकारी परिवर्तन अनेक चरणों में संपन्न हुआ है। अब देखिए दोस्तों, ग्रेट ब्रिटेन में सबसे पुराना अलिखित संविधान पाया जाता है, मतलब वो अलग से कहीं लिखा गया नहीं है। अब ब्रिटेन में पहले क्या था? पूर्ण राजतंत्र, एब्सोल्यूट मोनार्की थी। मोनार्की का भी अपना नॉर्मल संविधान होता है, या जो अलिखित ही था उनका भी, बट पूर्ण मोनार्की थी। बट धीरे धीरे जो संविधान था इंग्लैंड का, यूनाइटेड किंगडम का, वो धीरे धीरे बदल गया सांविधानिक राजतंत्र में। सांविधानिक राजतंत्र में जो राजा होता है वो नाम मात्र का होता है, जनता प्रमुख होती है, प्रधानमंत्री प्रमुख होता है सरकार का, जनता का एक अहम स्थान होता है, डेमोक्रेसी होती है। तो आखिर ये हुआ कैसे कि पहले वहाँ पर पूर्ण राजतंत्र था, पूरी तरह राजतंत्र था, और फिर धीरे धीरे वो सांविधानिक राजतंत्र बन गया। मतलब राजा की शक्ति नाम मात्र की रह गई और उनके संविधान का विकास हुआ। तो ये सब अनेक चरणों में हुआ था। इनमें महान अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा, अधिकार याचिका और गौरव में क्रांति विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। मतलब ये कि ब्रिटेन का जो संवैधानिक विकास हुआ है वो कई चरणों में हुआ है। जो पहले कई चरण हैं, मतलब स्टेप्स हैं, तो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है अधिकार पत्र। अधिकार पत्र भी एक स्रोत है जिसके तहत ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन का विकास हुआ। इसके अलावा मैग्ना कार्टा, अधिकार याचिका, गौरव में क्रांति, जो वहाँ पे क्रांति हुई थी, इन सब की अहम भूमिका रही है ब्रिटेन के संविधान के विकास में। अब इन सबको अच्छे से देख लेते हैं। तो मैग्ना कार्टा क्या था, इसको अभी समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, अभी आप समझ नहीं पा रहे होंगे, मैं एक बार और समझाता हूँ। क्वेश्चन आपका जो चैप्टर है, सिलेबस है, वो ये पूछ रहा है कि ब्रिटेन के संविधान का विकास कैसे हुआ। तो अब आप उसे बता रहे हो कि ब्रिटेन के संविधान का विकास निम्न चरणों के माध्यम से हुआ है, जिसमें से पहला है मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा मूलतः स्वतंत्रताओं का सामंती अधिकार पत्र था, जिसे किंग जॉन ने जारी किया था। ये लगभग 1215 की बात है, जब वहाँ के जो राजा थे किंग जॉन, उन्होंने मैग्ना कार्टा यानी कि जो ये अधिकार पत्र था उसको मतलब जारी किया था। इसमें सामंतों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया था, स्वतंत्रताओं का सामंती अधिकार पत्र था ये। इसके अंतर्गत निरप्ति यानी कि जो राजा थे, किंग थे, उसने यह वचन दिया था कि वह उन कानूनों और रीति रिवाज का पालन करेगा जो उत्तम शासन का आधार थे। विशेषतः वह अन्यायपूर्ण करों यानी कि जो अनजस्ट टैक्सेस होते हैं की मांग नहीं करेगा और विविध परम अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करेगा। इसका मूल सिद्धांत यह था कि कानून की सत्ता निरप्ति यानी कि राजा से ऊपर है, लॉ इज अबव द किंग। आगे चलकर 17वीं शताब्दी के ब्रिटिश सांसदों ने मैग्ना कार्टा की व्याख्या में ये सिद्धांत भी सम्मिलित कर दिए कि मुकदमा चलाने के लिए जूरी का गठन किया जाएगा और यहाँ जहाँ प्रतिनिधि नहीं वहाँ कराधान नहीं होगा। अब देखिए दोस्तों, 1215 में मैग्ना कार्टा किंग के द्वारा जारी किया गया, जिसमें कहा गया था
कि जो राजा है वो अत्याचार नहीं करेगा, या जो बेकार लॉज होते हैं, अत्याचारी कानून होते हैं, उनको लागू नहीं करेगा, और मतलब अत्याचार स्वरूप ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वगैरह वसूल नहीं करेगा। जो जायज़ होगा वही अपनी जनता से टैक्स लेगा। मतलब इस अधिकार पत्र के माध्यम से, इस मैग्ना कार्टा के माध्यम से ये साबित किया गया कि जो कानून है वो राजा से भी ऊपर है। राजा ने माना कि जो परंपरा चली आ रही है उसका मतलब सम्मान होगा, अन्यायपूर्ण करों की मांग नहीं की जाएगी, और जो एक्स्ट्रा जो विशेष प्रिविलेजेस होते हैं, विशेष अधिकार होते हैं, उसका दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। ये सारी बातें राजा ने इस पत्र के माध्यम से घोषित की। और आगे चल के जो सांसद थे ब्रिटेन के, उन्होंने इस घोषणा पत्र में कुछ बातों को शामिल किया, जैसे कि कहा कि अगर कोई व्यक्ति गलत करता है, उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है, तो उसके लिए न्यायालय की व्यवस्था की जाएगी, अदालत होगी, जज होगा, राजा नहीं जज होगा उसके लिए। और जहाँ प्रतिनिधि नहीं होगा वहाँ टैक्स भी नहीं लिया जाएगा। मतलब संसद वगैरह थी, या जहाँ जिस क्षेत्र का कोई प्रतिनिधि नहीं होगा ब्रिटेन का, वहाँ से टैक्स भी नहीं लिया जाएगा। ये बात मैग्ना कार्टा में उन्होंने जोड़ी। तो ब्रिटेन के संविधान के विकास में मैग्ना कार्टा की अहम भूमिका है। इसके बाद आता है अधिकार याचिका। अधिकार याचिका को 1628 में जारी किया गया था। इसके अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने यह व्यवस्था की थी कि असंसदीय कराधान, निराधार बंदीकरण, सैनिकों को नागरिकों के घर में ठहराने का आदेश और शांति के समय फौजी कानून या मार्शल लॉ की घोषणा गैर कानूनी माने जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, अधिकार याचिका के द्वारा ब्रिटिश संसद ने ये ऐलान किया कि जो निराधार बंदीकरण, मतलब फालतू में किसी को गिरफ्तार कर लेना, सैनिकों को आम नागरिकों के घरों में ठहरने का आदेश देना, या जब शांति का समय चल रहा है तो मार्शल लॉ वगैरह लागू करना, इसको इलीगल घोषित कर दिया, गैर कानूनी घोषित कर दिया अधिकार याचिका के द्वारा। एक तरह से राजा के ऊपर एक तरह से कुछ प्रतिबंध लगाया गया। इसके बाद अहम भूमिका आती है गौरवमय क्रांति की। 1688 की गौरवमय क्रांति के अंतर्गत जेम्स द्वितीय को राज सिंहासन से हटाकर उसकी जगह उसकी पुत्री मेरी और मेरी के पति विलियम ऑफ ऑरेंज का राज्याभिषेक किया गया था। इसके परिणाम स्वरूप जो अधिकार प्रपत्र या बिल ऑफ राइट्स जारी किया गया, उसके अंतर्गत निवृत्ति के दैवीय अधिकार का खंडन करते हुए संसद की सत्ता को नियुक्ति की सत्ता से उत्कृष्ट घोषित किया गया। इस तरह ब्रिटिश प्रणाली के अंतर्गत अंतिम रूप में संवैधानिक राजतंत्र स्थापित कर दिया गया। तो देखिए दोस्तों, पहले मैग्ना कार्टा जारी हुआ, फिर अधिकार याचिका, और फिर गौरवमय क्रांति के द्वारा बिल ऑफ राइट्स को जारी किया गया। इससे हुआ ये कि पूरी तरह जो पूर्ण राजतंत्र था उसको खत्म करके संवैधानिक राजतंत्र स्थापित कर दिया गया। तो आपका सिलेबस था कि संवैधानिक विकास ब्रिटेन में किस तरह से हुआ, वो आपको मैंने अभी बता दिया कि ब्रिटेन का जो संवैधानिक विकास था वो मैग्ना कार्टा के द्वारा हुआ, अधिकार याचिका के द्वारा हुआ, और सबसे बड़ी चीज़ गौरवमय क्रांति के द्वारा। इन सब चीज़ों के कारण ब्रिटेन के संविधान का विकास हुआ। अब ध्यान से समझिए दोस्तों, देखिए ब्रिटेन के संविधान के विकास में जो समय समय पर जो घोषणाएं की जा रही थी राजा के द्वारा या संसद के द्वारा, उन सब चीज़ों को मिला के ब्रिटेन का संविधान मान लिया गया। ब्रिटेन का संविधान अलग से कहीं बैठकर जो सभा थी उन्होंने नहीं लिखा। अलग अलग समय समय पर जो परंपराएं चली, जो कानून बने, उनके द्वारा ब्रिटेन का संविधान तैयार हुआ, जो कि अलिखित संविधान कहा जाता है। बट उसकी कुछ कुछ बातें इन घोषणा पत्रों में लिखी हुई हैं। तो ब्रिटेन के संविधान का जो विकास था वो कुछ इस तरह हुआ, और फिर गौरवमय क्रांति के द्वारा जो पूर्ण राजतंत्र था उसको हटाकर सांवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था की गई। राजा के पास जो कहते थे कि देवीय शक्ति है, राजा देवताओं के बराबर है, इस विचार का खंडन किया गया और कहा गया कि राजा से भी ऊपर एक सत्ता है, वो है संसद। संसद को ज़्यादा अहमियत दी गई।
तो इस तरह ब्रिटेन में लोकतंत्र की स्थापना हुई और राजतंत्र को नाम मात्र का छोड़ दिया गया कि अब जो राजतंत्र है वो नाम मात्र का रहेगा। यह बात महत्वपूर्ण है कि ब्रिटेन में लोकतंत्र की स्थापना रक्तहीन क्रांति के माध्यम से हुई, जिसे गौरव में क्रांति कहा गया है। अब देखिए, गौरव में क्रांति क्यों कहा गया? 1688 में जो ब्रिटेन की क्रांति हुई थी उसमें गौरव में क्रांति इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पर ब्लडलेस रिवॉल्यूशन था ये, मतलब इसमें किसी भी इंसान का रक्त नहीं बहा, खून खराबा नहीं हुआ था, बहुत ही शांति प्रिय ढंग से ये जो रिवॉल्यूशन था वो हुआ था। तो इस तरह राजा की शक्तियों को सीमित किया गया। देखिए दोस्तों, अगर कोई कन्फ्यूज़न अभी भी रह गई है वो क्लियर हो जाएगी, वीडियो एंड तक देखेंगे सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताओं की। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से बात कर लेते हैं कि ब्रिटिश संविधान की यानी कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशंस की कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहला है लोकतंत्र की प्रधानता। ब्रिटिश शासन प्रणाली की शुरुआत पूर्ण राजतंत्र से हुई, लेकिन धीरे धीरे वे सांविधानिक राजतंत्र में परिणत हो गई, मतलब बदल गई। इस तरह वहां सार्वजनिक निर्णय की अंतिम शक्ति जन साधारण के प्रतिनिधियों के हाथों में आ गई है और यह प्रणाली पूर्णतः लोकतंत्रीय बन चुकी है। तो देखिए दोस्तों, ब्रिटेन के संविधान की सबसे पहली विशेषता है कि ब्रिटेन का संविधान लोकतंत्र को स्थापित करता है। वो बात दूसरी है कि पहले जो संविधान था, मतलब पहले जो सिस्टम था वो पूरी तरह राजतंत्र था, बट अब जो संवैधानिक राजतंत्र है ब्रिटेन में, वो ब्रिटेन में लोकतंत्र की स्थापना करता है और जनसाधारण के पास ही सारी की सारी शक्ति है। जनसाधारण जो अपने प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटर्स को चूज करते हैं, वो रिप्रेजेंटेटर ही जो प्रतिनिधि हैं वही जनता के बिहाफ पर डिसीजन लेते हैं। दूसरी प्रमुख विशेषता है, सबसे बड़ी विशेषता है अलिखित संविधान। जो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलिखित है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ब्रिटिश संविधान अलिखित संविधान है। इसका अर्थ यह है कि यहाँ कोई अकेला दस्तावेज तैयार नहीं किया गया है जिसे किसी संविधान सभा ने विधिवत अधिनियमित किया हो और जिसे ब्रिटिश संविधान की संज्ञा दी जा सके, अर्थात जिसे किसी भी सार्वजनिक निर्णय, नियम या कानून की प्रामाणिकता का अंतिम स्रोत माना जा सके। इस दृष्टि से ब्रिटिश संविधान फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के संविधान से अलग है। अब जो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलिखित है। अलिखित का क्या मतलब है? अलिखित का मतलब ये है कि ब्रिटेन में ऐसा नहीं हुआ जैसे भारत में क्या हुआ कि एक संविधान सभा थी, अमेरिका में क्या हुआ, एक संविधान सभा थी जिसने एक जगह बैठकर संविधान की रचना की और एक समझ लो पूरी की पूरी एक किताब लिख दी और लिख दिया कि ये भारत का संविधान है, ये अमेरिका का संविधान है और यही सब कुछ है। इसमें जो बातें लिखी हैं वो उसी के अकॉर्डिंग शासन चलाया जाना है। तो ये होता है संविधान, जिसे हम प्रमाणिक या ऑथेंटिक कहते हैं। बट ब्रिटेन में ऐसा नहीं हुआ कि कहीं पर एक संविधान सभा बनाई गई हो, फिर संविधान की रचना हो, तो ऐसा ब्रिटेन में कभी नहीं हुआ। ब्रिटेन में क्या हुआ, ब्रिटेन में समय समय पर जो भी अधिनियम बनाए गए सरकार के द्वारा, राजा के द्वारा, या जो भी डिसीजन सुनाए गए न्यायालय के द्वारा, उन सभी चीज़ों को कानून मान लिया गया और उन सभी कानूनों को संविधान मान लिया गया। समझ रहे हैं कि जो ब्रिटेन का संविधान है वो एकजुट ना होकर बिखरा हुआ है। जैसे मैग्ना कार्टा था, अधिकार से संबंधित दूसरे घोषणा पत्र वगैरह थे, तो ये सब संविधान का ही हिस्सा हैं और ये सारी बातें लिखी हुई भी हैं। अब जो घोषणा पत्र होता है जिसमें मान लो कहा गया है कि अब नागरिकों को स्वतंत्रता है कि वो अपने प्रतिनिधि चूज कर सकते हैं, तो ये सारी बातें जो लिखी घोषणा पत्र में लिखी गई हैं, तो वो अलिखित तो नहीं कह सकते हम उसको। तो नॉर्मली कहा जाता है कि ब्रिटेन का संविधान स्पेसिफिक कोई संविधान लिखा नहीं गया है, बट इसका मतलब यही है कि जो ब्रिटेन का संविधान है वो अलग अलग स्रोतों से मतलब लिया गया है। जैसे कि ब्रिटेन की जो संसद है वो समय समय पर जो अधिनियम बनाती है वो एक तरह से संविधान का हिस्सा होता है। इसके अलावा अदालत जो डिसीज़न लेती है, जो अपने निर्णय सुनाती है, वो संविधान का हिस्सा हुआ। लोक विधि जो सामान्य प्रशासन के लिए कानून वगैरह बनाए जाते हैं वो भी, और जो
संसद के जो नियम हैं, रीति रिवाज हैं, परंपरा है और जो प्रथाएं चली आ रही हैं, वो सब की सब संविधान के अंतर्गत आती हैं ब्रिटेन के। तो ब्रिटेन का जो संविधान है उसमें परंपराओं के जो कानूनी रूप से जो परंपराएं वगैरह चली आ रही हैं, उसी को हम ब्रिटेन का अलिखित संविधान कहते हैं। तो हो सकता है फ्रेंड्स आपको कुछ बातें नहीं समझ आ रही होंगी, बट ध्यान से बस इतना समझिए आप, अगर अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको समझना है तो वो ये है कि ब्रिटेन की संविधान की एक प्रमुख विशेषता ये है कि ब्रिटेन का संविधान एक अलिखित संविधान है। बस इतना। ब्रिटेन के संविधान की एक प्रमुख विशेषता है प्रथाओं का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ कन्वेंशंस। ब्रिटिश संविधान की तरह वहाँ की सांविधानिक प्रथाएं भी अलिखित नियमों का समूह हैं, अर्थात इन्हें किसी विशेष भाषा या शब्दावली में ढालकर कहीं भी विधिवत कानूनी रूप से पारित नहीं किया गया है। इनकी प्रामाणिकता का आधार इनके साथ जुड़ी हुई मान्यताएं हैं। प्रथाएं कानून नहीं हैं, प्रथाओं का अनुसरण वही किया जाता है जहां कानून मौन हो। देखिए दोस्तों, अब ब्रिटेन में कई सारी प्रथाएं चली आ रही हैं। अब बहुत सारी प्रथाएं हैं, जैसे कि एक प्रथा है कि जो विधेयक सदन के दोनों सदनों में विधिवत पारित हो जाता है उसे सम्राट के पास अनुमति के लिए, उनकी कंसेंट के लिए भेजा जाता है। ये एक परंपरा रही है, एक प्रथा रही है। तो ये संवैधानिक प्रथाएं इन्हें कहा जाता है। और प्रथाएं वहीं पर काम आती हैं जहाँ पर कानून नहीं होते। जैसे कि मान लो कि किसी चीज़ के लिए कानून नहीं बना, तो वहाँ पे फिर देखा जाता है कि परंपरा क्या रही है, प्रथा क्या रही है, उस प्रथा के अकॉर्डिंग डिसीजन सुनाया जाता है। तो ब्रिटेन की संविधान की ये एक और भी विशेषता है। इसके अलावा एक प्रमुख विशेषता है कि ब्रिटेन का संविधान लचीला संविधान है, सुनम्य संविधान है, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटेन में संवैधानिक कानून और साधारण कानून के निर्माण की प्रक्रियाओं में कोई अंतर नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि वहां राजमुकुट के उत्तराधिकार या राजनीतिक दलों की स्थिति के बारे में कानून बनाया जाना हो, तो इसके लिए भी साधारण विधायी प्रक्रिया का सहारा जाएगा, क्योंकि वहां संविधान को बदलना इतना सरल है जैसे कोई साधारण कानून बनाना या बदलना हो। इसलिए ब्रिटिश संविधान को सुनम्य या लचीला संविधान कहा जाता है। तो सिंपल है, ब्रिटिश संविधान को लचीला संविधान कहा जाता है क्योंकि उनके कानूनों में परिवर्तन करना काफ़ी आसान है। बट एक बात ध्यान देना कि वो लोग इतनी आसानी से अपना कानून बदलते नहीं हैं, वो परंपरा को ज़्यादा सम्मान देते हैं और वहाँ पर एक सस्टेनेबिलिटी, जो स्थिरता पाई जाती है, वो विद्यमान रही है ब्रिटेन में। ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा अस्थिरता पाई जाती हो। तो वहाँ का संविधान लचीला तो है, बट वहाँ पे काफ़ी स्थिरता पाई जाती है। इसके अलावा एक विशेषता है संविधान की कि एकात्मक प्रशासन प्रणाली, एकात्मक शासन प्रणाली, यूनिटरी गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट का मतलब आपको पता ही होगा, जब एक ही सरकार होती है, केंद्र सरकार पूरे देश में जब होती है, सारी की सारी शक्ति जब केंद्र सरकार के पास होती है, तो उसे हम कहते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट। मतलब जहाँ पर राज्य सरकारों की अहमियत ना के बराबर हो या राज्य सरकारें ना हो, तो वहाँ पे हम कहते हैं कि एकात्मक शासन है। तो ब्रिटेन में तो एकात्मक शासन ही पाया जाता है। संविधान की ये विशेषता रही है कि जो केंद्र सरकार है उसी के पास सारी शक्ति रहती है। ब्रिटेन के संपूर्ण क्षेत्र के लिए एक ही सरकार की व्यवस्था की गई है, अतः वहाँ एकात्मक शासन प्रणाली प्रचलित है। स्थानीय शासन को कोई कानून बनाने का अधिकार नहीं है, वह केवल संसदीय कानून को लागू करने के लिए आवश्यक उपनियम बना सकता है। स्थानीय शासन की सारी शक्तियां केंद्रीय सरकार की देन हैं और ये केंद्रीय सरकार के विवेक पर, उसकी बुद्धि पर आश्रित है। देखिए दोस्तों, अब ऐसा नहीं है कि वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट यानी कि स्थानीय सरकार नहीं, सरकार है, लोकल गवर्नमेंट ब्रिटेन में है, बट सारे की सारे जो उसको निर्देश हैं वो केंद्र, सेंट्रल गवर्नमेंट देता है। तो इसलिए जब सारी शक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, तो इसलिए वहाँ की एक विशेषता है कि ब्रिटेन में एकात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है। इसके अलावा ब्रिटिश संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है संसदीय प्रभुसत्ता, पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी। ब्रिटिश संसद की कानूनी सत्ता सर्वोच्च है। 17वीं शताब्दी के विधि शास्त्रवेत्ता एडवर्ड कॉक के अनुसार
ब्रिटिश संसद ऐसा कोई भी कार्य कर सकती है जो प्राकृतिक दृष्टि से असंभव ना हो। मतलब ऐसा कार्य जो असंभव नहीं है, मतलब संभव है, तो ब्रिटिश संसद उस पर कानून बना सकती है या वो कार्य कर सकती है। वस्तुतः वह राज्य की किसी भी अन्य सत्ता के आदेश को रद्द कर सकती है। वह अपनी पसंद के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। वह पिछली किसी संसद के कानून को संशोधित या निरस्त कर सकती है। न्यायपालिका या अन्य कोई सत्ता या संस्था संसद के किसी निर्णय, कृत्य या कानून को अमान्य घोषित नहीं कर सकती है। अब देखिए दोस्तों, ब्रिटिश संसद को बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड पावर दी गई है। कानून बनाने के संबंध में जो ब्रिटिश संसद है वो सर्वोच्च है। यहाँ तक कि जो भारतीय संसद है या जो अमेरिका की संसद है वो सर्वोच्च नहीं है, वो बराबरी का स्थान रखती है न्यायपालिका से, क्योंकि न्यायपालिका भी कई बार संसद के कानून को अमान्य घोषित कर देता है भारत और अमेरिका में। बट ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन की जो संसद है वो सर्वोच्च है। ब्रिटेन ने जो कानून बना दिया वो सर्वमान्य होता है और न्यायपालिका भी उसे अमान्य घोषित नहीं कर सकती। तो यहाँ तक आप समझ रहे होंगे कि सबसे बड़ी विशेषता है संसदीय प्रभुसत्ता। बट फिर भी मैं आपको अपनी तरफ से एक बात बताता हूँ। देखिए, अब मान लो ब्रिटेन ने कानून बना दिया कि जितने भी मतलब डिसेबल पर्सन हैं उनको गोली मार दी जाए। बट क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। जो ब्रिटेन है या ब्रिटेन की जो संसद है उसके पास ये शक्ति तो है उसके पास कि वो ऐसा कानून बना सकती है कि डिसेबल पर्सन्स हैं जो उन्हें गोली मार दी जाए, या जो विदेशी हमारे देश में उनको गोली मार दी जाए, कुछ भी ऐसा कानून वो बना सकती है। बट हर इंसान एक सेंस से काम करता है, उसके पास ये पावर तो है बट वो ऐसा कभी करेगी नहीं। उल्टा वो और ज़्यादा रिस्पेक्ट करेगी डिसेबल पर्सन्स की। जो डिसेबल पर्सन्स है उन्हें और ज़्यादा, स्पेशली एबल पर्सन्स कहकर उन्हें और ज़्यादा मतलब उनके लिए और भी ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट वगैरह की व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि हर इंसान सेंस से काम करता है और वहाँ की संसद एक तरह से पूरी तरह अपना डिसीजन सेंस पूरे विवेक से लेती है। तो उसके पास अनलिमिटेड पावर तो है, बट हकीकत ये है कि वो कभी भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जो कि सामाजिक रूप से विरुद्ध हो या जो सही नहीं हो। और अगर मान लो कि वो थोड़ा कभी गलत कानून बना भी देगी तो उसका विरोध करने के लिए लोग हैं, प्रोटेस्ट करेंगे तो वो कानून अपना वापस भी ले सकती है। तो ब्रिटेन में संसदीय प्रभुसत्ता पाई जाती है, संसद सर्वोच्च है। बट मैंने कुछ लिमिटेशन आपको बता दी कि वहाँ पर जो लोग काम करते हैं संसद वगैरह में, वो विवेक से काम करेंगे अपने, जब उन्हें पता है कि हमारे पास अनलिमिटेड पावर है। बट फिर भी वो इतने, अब मतलब कहने का है कि अब जो ह्यूमन राइट्स वगैरह होते हैं, मानव अधिकार वगैरह होते हैं, उस चीज़ को लेकर जो ब्रिटेन वासी हैं वो काफ़ी जागरूक हैं। तो वो संसदीय प्रभुसत्ता तो है बट वो अपने लिए कानून बनाते समय इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं। तो अपने आप ही एक लिमिटेशन लग जाती है संसदीय प्रभुसत्ता पर। इसके अलावा एक विशेषता है मंत्रिमंडलीय प्रणाली। इसमें कोई संदेह नहीं कि सिद्धांततः ब्रिटिश संसद की सत्ता सर्वोच्च है, परंतु संसद का नेतृत्व मंत्रिमंडल के हाथों में रहता है। इसलिए व्यवहार की धरातल पर संपूर्ण संसदीय कार्य को आरंभ करने का अधिकार मंत्रिमंडल के हाथों में आ गया है। अब देखिए दोस्तों, जो ब्रिटिश संविधान है उसकी विशेषता है मंत्रिमंडलीय प्रणाली यानी कि कैबिनेट सिस्टम। अब भारत में भी कैबिनेट सिस्टम उन्हीं से लिया गया है। तो अब जो मंत्रिमंडल है उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है ब्रिटेन में। ऐसा इसलिए हम तो कहते हैं कि संसद जो है वहाँ की सर्वोच्च है, सबसे ऊपर है संसद। बट संसद में जो प्रमुख लोग होते हैं वो मंत्रिमंडल के ही सदस्य होते हैं। जो मंत्री होते हैं वही कानून वगैरह लाते हैं, उनकी अहम भूमिका होती है कानून को पास वगैरह कराने में। तो अभी तक दोस्तों हमने ब्रिटेन के संविधान के विकास को, उसकी विशेषताओं को काफ़ी अच्छे से समझ लिया, सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। अब मेन टॉपिक बचा है हमारा आर्थिक व्यवस्था का। तो आधे से ज़्यादा टॉपिक हमारा क्लियर हो चुका है, मतलब ये जो चैप्टर है वो आधे से ज़्यादा ख़त्म हो चुका है। अब जो बचा है वो है आर्थिक व्यवस्था, इकोनॉमिक सिस्टम कैसा रहा है ब्रिटेन का। अब हम जल्दी से इसको समझ लेते हैं। तो दो रूप हैं इसके मेनली। औद्योगिक क्रांति का प्रभाव रहा है ब्रिटेन के ऊपर और श्रम शक्ति का रूप परिवर्तित हुआ है ब्रिटेन में। तो इसके अंतर्गत हम मेन बात करेंगे ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था की। औद्योगिक क्रांति का प्रभाव।
इतिहास साक्षी है कि यूरोप में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत ब्रिटेन से ही हुई। 19वीं शताब्दी से ब्रिटेन ने अपने उपनिवेशवाद का ऐसा जाल फैलाया कि यह कहा जाने लगा कि ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज कभी डूबता नहीं है। ब्रिटेन वासियों ने अपने उपनिवेशों में स्थानीय कला कौशल और हस्तशिल्प को नष्ट कर दिया और उनका औद्योगिक विकास भी नहीं होने पर दिया, ताकि उन्हें बहुत सस्ते कच्चे माल और सस्ते श्रम के स्रोत और तैयार माल के बाजार के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। अब देखिए दोस्तों, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था की बात हम कर रहे हैं ऐतिहासिक रूप से, तो औद्योगिक क्रांति का प्रभाव ब्रिटेन के ऊपर बहुत ज़्यादा रहा है। औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में ही शुरू हुई थी। पूरी दुनिया में सबसे पहले जो क्रांति हुई थी, औद्योगिक क्रांति, तो वो ब्रिटेन से ही शुरू हुई थी, ब्रिटेन में ही हुई थी। ब्रिटेन ने अपने उपनिवेश स्थापित कर लिए थे और उन उपनिवेशों का प्रयोग औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा देने के लिए किया गया। वहाँ से कच्चे माल को सस्ते दाम पर लाया जाता था और यहाँ फिर मशीनों में एक बड़े पैमाने पर सामान बनाया जाता था और उन्हें बेचने के लिए उपनिवेशों का प्रयोग किया जाता था। इससे हुआ ये कि जो उपनिवेश वगैरह थे, वहाँ के जो स्थानीय लोग थे, उन्होंने अपना कला कौशल हस्तशिल्प उनका नष्ट हो गया था उपनिवेशों का, और ब्रिटेन में काफ़ी मतलब तरक्की हो रही थी, औद्योगिक क्रांति हो रही थी। इससे ब्रिटिश उद्योग धंधों का इतना ज़बरदस्त विकास हुआ कि ब्रिटेन बड़े बड़े शहरों का देश बन गया। आधुनिक सुविधाओं से युक्त शहरी जीवन बिताने वाले ब्रिटिश लोगों की सामाजिक अभिवृत्ति, सोशल एटीट्यूड्स में एक रूपता आ गई और उनकी सामाजिक समस्याएं भी करीब करीब एक जैसी हो गई। मतलब लोग लगभग, गरीबी कम होने लगी, लोगों का लाइफ स्टाइल एक जैसा होने लगा ब्रिटेन में। मतलब जो अमीर लोग थे उनकी संख्या बढ़ने लगी, वहाँ के लोग संपन्न होने लगे, वहाँ पर शहरों का विकास हुआ। शहरीकरण की दृष्टि से आज ब्रिटेन विश्व में सबसे आगे है। इसकी संपूर्ण जनसंख्या का 40% 7 बड़े शहरों में बसा है, जो देश के 4% से भी कम क्षेत्र में आते हैं। मतलब अगर बात करें कि किस देश की 40% आबादी अगर शहरों में रहती है, तो वो ब्रिटेन है, जो कि बहुत बड़ी संख्या है। औद्योगिकीकरण के प्रभाव से ब्रिटेन में भारी आर्थिक विषमताएं पैदा हुई, परंतु इन्हें कम करने के लिए वहां अधिक संपन्न वर्गों पर कर लगाकर कम संपन्न वर्गों के लिए सामाजिक सेवाओं की विस्तृत व्यवस्था की गई है। यही कारण है कि एक कल्याणकारी राज्य के रूप में ब्रिटेन संपूर्ण यूरोप में, यहाँ तक कि संपूर्ण विश्व में अग्रणी रहा है। अब देखिए दोस्तों, अब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के कारण वहाँ के लोग संपन्न तो हुए थे, बट उसी के चलते अब ब्रिटेन में क्योंकि मशीनें आ गई थी, तो इससे जो वहाँ पर जो छोटे उद्योग थे तो उनको भी हानि हुई थी। इससे वहाँ पर भी मतलब विषमताएं, आर्थिक रूप से विषमताएं, अमीरी गरीबी फैल रही थी। तो उसको बचाने के लिए ब्रिटेन की जो सरकार थी, उसने अब कल्याणकारी कार्य भी शुरू कर दिए। मतलब जो वेलफेयर स्टेट होता है, मतलब कि सरकार की तरफ से गरीब लोगों को सहायता दी जाने लगी, फ्री में कुछ चीज़ें प्रोवाइड की जाने लगी। इसमें हुआ ये कि जो संपन्न वर्ग था उस पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाया गया और उससे फिर सोशल सर्विसेज शुरू की गई, ताकि जो आर्थिक समानताएं हैं उसको स्थापित किया जा सके। मतलब सरकारी स्कूल वगैरह खोलना। तो ब्रिटेन में कल्याणकारी राज्य भी सबसे पहले आया था। इस तरह ब्रिटेन में धनवान और निर्धन वर्गों का संघर्ष बहुत तीखा रूप धारण नहीं कर पाया और वहाँ क्रांतिकारी समाजवाद के बजाय विकासात्मक समाजवाद या लोकतंत्रीय समाजवाद को बढ़ावा मिला। अब यही कारण है क्योंकि सरकार ने पहले से ही अपनी तरफ से गरीब लोगों के लिए सहायता देनी शुरू कर दी, इसलिए वहाँ पर कोई ऐसी समाजवादी क्रांति नहीं हुई जैसे कि हमें यूएसएसआर वगैरह में या दूसरे देशों में देखने को मिली। यहाँ पर क्या हुआ कि जो लोग थे वो चाहते थे कि सारी चीज़ें सरकारी हों, सभी लोग समान हों, तो उसी के लिए क्रांति हुई समाजवादी। बट ब्रिटेन में ऐसा कुछ नहीं हुआ। ब्रिटेन में लोकतांत्रिक समाजवाद को बढ़ावा मिला, जिसमें ज़्यादातर पूंजीवाद ही था और समाजवाद के रूप में सरकार ने कुछ सेवाएं देनी शुरू की। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को तुलनात्मक रूप से, ऐतिहासिक रूप से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने अभी तक ये समझा कि औद्योगिक क्रांति के कारण ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा मजबूत हुई और औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप वहाँ पे शहरों
की संख्या बढ़ी, शहरीकरण हुआ, काफ़ी चीज़ें हुई, आर्थिक विषमताएं आ रही थी, बट फिर वो आर्थिक रूप से जो अमीरी गरीबी बढ़ रही थी, फिर वो आर्थिक समानता में कन्वर्ट हो गई। सरकार ने कल्याणकारी वेलफेयर पॉलिसीज़ भी लाई। वेलफेयर समझ रहे होंगे, सरकारी जो फ्री में जो पॉलिसीज़ लाई जाती हैं वो। श्रम शक्ति का रूप परिवर्तन। अब हम ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में श्रम देख रहे हैं कि किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होता है लेबर फोर्स का। ब्रिटिश राजनीति के आर्थिक आधार का एक और महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि वहाँ श्रम शक्ति का बहुत बड़ा हिस्सा नीली वर्दी वाले कारखानों मजदूरों के से दफ्तर जाने वाले सफ़ेद पोश कर्मचारियों में बदल गया है। पिछले कुछ दशकों में कोयला खनन और कृषि क्षेत्र के मजदूरों की संख्या में भारी कमी आई है। माल निर्माण के क्षेत्र में वस्त्र उद्योगों के बहुत सारे मजदूर वहां से हटकर धातु मशीनरी और वाहन उद्योगों में चले गए हैं। अब देखिए दोस्तों, जो ब्रिटेन की राजनीतिक का आधार रहा है आर्थिक अर्थव्यवस्था का, उसमें एक बहुत बड़ा हाथ है उनकी श्रम शक्ति का बदलना। मतलब जो पहले जो मजदूर थे वहाँ पे, जो कारखाने वगैरह में मजदूर थे, जो कोयला खनन वगैरह में जो मजदूर थे, अब वो मजदूर आगे चलकर बड़ी बड़ी पोस्ट में जा रहे हैं। मतलब कि अब वो सफ़ेद कॉलर कर्मचारी बन रहे हैं। सफ़ेद वाइट कॉलर कर्मचारी का मतलब होता है बहुत ज्ञानी बन रहे हैं, साइंटिस्ट बन रहे हैं, जो बड़े बड़े जो उद्योग हैं उसमें जा रहे हैं, उसमें काम कर रहे हैं। जो छोटे मोटे जो माल का निर्माण होता था, अब उसकी वहाँ से हटकर मजदूर अब बड़ी बड़ी जो धातु की कंपनियां हैं, मशीनरी हैं, जो कार बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ हैं, उसमें अब काम कर रहे हैं उनके लोग। सबसे अधिक वृद्धि परिवहन, वितरण, प्रशासन और व्यावसायिक सेवाओं के कर्मचारियों में हुई है। तो यहाँ पे देखो कितनी सारी वृद्धि हुई है। जो ट्रैवल्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, बिजनेसेस, जो सर्विसेज हैं, उनके एम्प्लॉयज़ में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है ब्रिटेन में। अब पिछले कुछ दशकों में औद्योगिक क्षेत्र के कामगारों के अनुपात में लगातार गिरावट आई है। जो मैन्युफैक्चरिंग का काम था उसमें थोड़ी गिरावट आई है, और सेवा क्षेत्र के कर्मचारियों के अनुपात में भारी वृद्धि हुई है। मतलब जो वाइट कॉलर के जो सबसे जो बड़े लेवल के जो कर्मचारी होते हैं उनमें ज़्यादा वृद्धि हुई है। सर्विस सेक्टर वहाँ पर बढ़ गया है। सर्विस सेक्टर समझ रहे हैं, सर्विस सेक्टर सामान नहीं बनाता, सर्विस देता है। जैसे कि डॉक्टर, प्रोफेसर, टीचर या सिविल सर्वेंट हो गए, ये सर्विसेज हैं। और भी इंजीनियरिंग वगैरह भी दी जा रही, तो वो भी सर्विसिंग में आती है। अनुमान है कि इन दिनों करीब 55% श्रम शक्ति सफ़ेद पोश धंधों में लगी है। मतलब वही सर्विसेज सेक्टर में लगी है। इस प्रक्रिया से मध्य वर्ग का भारी विस्तार हुआ है। पूंजीपतियों और सर्वहारा के बीच की खाई कम चौड़ी हुई है। परंतु दूसरी ओर सफ़ेद पोश कामगारों ने, जैसे कि तकनीकी, प्रशासनिक, अधीक्षक और अध्यापक वर्गों ने अपने अपने मजदूर संघ बनाकर अपनी मांगें पूरी कराने के लिए मजदूरों जैसे तौर तरीके अपना लिए हैं। ये है कि वहाँ पर अब मिडिल क्लास का और भी ज़्यादा विस्तार हुआ। जो पूंजीपति वर्ग थे, जो सर्वहारा मतलब सामान्य लोग थे, उनके बीच की जो खाई है अब वो कम हो रही है। मतलब अमीरी और गरीबी के बीच का अंतर जो है वो कम हो रहा है ब्रिटेन में। और वहाँ पर अब जो लोग हैं वो ज़्यादातर सर्विसेज सेक्टर में हैं, वाइट कॉलर की पोस्ट पर हैं। और उन्होंने भी, जैसे मजदूर संघ होते थे, अपने ऑर्गेनाइजेशन होते तो उसी तरह जो ये सर्विसेज सेक्टर में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, इन्होंने भी अपने ग्रुप्स बना लिए हैं ताकि ये अपनी मांगें पूरी करा सकें। श्रम शक्ति के भारी विस्तार का एक परिणाम यह हुआ कि यहाँ की राष्ट्रीय आय में किराए, लाभांश और ब्याज के रूप में होने वाली आय के मुकाबले वेतन से होने वाली आय का अनुपात बहुत बढ़ गया है। इससे भी आर्थिक विषमता में कुछ कमी आई है। इसके अलावा शिक्षा और प्रशिक्षण सुविधाओं के विस्तार तथा योग्य, कुशल और प्रशिक्षित कर्मचारियों की बढ़ती हुई मांग के कारण कामगारों के लिए उन्नति के अवसर बढ़े हैं और सामाजिक गतिशीलता को बल मिला है। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर जो सर्विसेज सेक्टर स्थापित हो रहा है ब्रिटेन में, उसने अर्थव्यवस्था को काफ़ी मजबूती दी है।
क्योंकि जो सर्विसेज सेक्टर होता है उसकी सैलरी सबसे ज़्यादा होती है। जो सर्विस सर्वेंट हैं उसकी सैलरी ज़्यादा होगी कि एक जो उद्योग में जाकर काम कर्मचारी है उसकी सैलरी ज़्यादा होगी। सिंपल है, सर्विस देने की वाले की सैलरी ज़्यादा होती है। वैज्ञानिक की सैलरी ज़्यादा होगी, या कोई फैक्ट्री में कोई वर्कर है जो बिस्किट बनाने का काम कर रहा है उसकी सैलरी ज़्यादा होगी। जाहिर सी बात है साइंटिस्ट की सैलरी ज़्यादा होगी। इसके अलावा प्रोफेसर की सैलरी ज़्यादा होगी कि जो मज़दूर है, काम कर रहा है, घर निर्माण में लगा है, उसकी सैलरी ज़्यादा होगी। इंजीनियर जो बस डिज़ाइन कर रहा है, बता रहा है घर के बारे में कैसे घर बनाना चाहिए, उसकी सैलरी ज़्यादा होगी कि मज़दूरों की ज़्यादा होगी। तो सिंपल है कि सर्विसेज सेक्टर में सैलरी ज़्यादा होने से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। तो ये सब हम बात कर रहे हैं ब्रिटेन के कॉन्टेक्स्ट में, और सर्विसेज सेक्टर के कारण वहाँ पे हुआ ये फ़ायदा है कि जो योग्यता है, जो ट्रेनिंग है, उसके क्षेत्र में समानताएं आ रही हैं। मतलब जो आर्थिक विषमता थी, गरीबी अमीरी बहुत ज़्यादा जो बढ़ रही थी, उसमें कमी आ रही है। समानता स्थापित हो रही है, एक तरह से ऊंच नीच में मतलब कमी आ रही है। तो फ्रेंड्स, ये था ब्रिटेन की आर्थिक व्यवस्था। ये आर्थिक व्यवस्था को अभी हमने समझा है। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने पूरी तरह समझ लिया ब्रिटेन की संवैधानिक विकास को, ब्रिटेन की संवैधानिक विशेषताओं को, और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था, राजनीतिक अर्थव्यवस्था को हमने पूरी तरह समझ लिया। ब्रिटेन की जो अर्थव्यवस्था थी वो औद्योगिक क्रांति का उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है। श्रम शक्ति का वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्वरूप बदल चुका है पहले के मुकाबले। तो ये काफ़ी कुछ मतलब चेंजेस हुए हैं। तो ब्रिटेन के बारे में जो आज का सिलेबस था, हमारा टॉपिक था कि ब्रिटेन के संवैधानिक विकास और उसकी राजनीतिक अर्थव्यवस्था को हमें पढ़ना था। तो यहाँ पर हमने पूरी तरह उसको कवर कर लिया है। हो सकता है कि कुछ बातें आपको समझ नहीं आ रही होंगी, तो अब देखिए ज़्यादा इसमें घुसना नहीं है हमें। जितनी बातें समझ में आ रही हैं उसको और एक दो बार समझिए। पूरा चैप्टर आपको एट द एंड आपको समझ में आ जाएगा। अगर सही से समझ नहीं आया तो उस टॉपिक को एक बार थोड़ा सा दोबारा वीडियो को थोड़ा थोड़ा करके एक बार दो बार देखो, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा, सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर भेजें। थैंक यू।